विहान का नाम लेते हुए उस टोपी वाले आदमी के चेहरे पर एक रहस्यमयी चमक थी। लेकिन इन सब से अनजान विहान भविष्यवाणी मंडली से बाहर निकल चुका था। तभी उस टोपी वाले आदमी को अंजलि ने आवाज दी, अरे हेमंत सर, मैं कब से आपको ढूंढ रही हूं, सब आपकी क्लास का इंतजार कर रहे हैं। हेमंत अपने जादुई आईने को लेकर मुस्कुराते हुए आगे निकल गया। विहान घर आ चुका था। पूरी शाम सोने के बाद भी उसकी थकान खत्म नहीं हुई थी। रात में खाने की मेज पर वो मेघा और महेश के सामने बैठा था, लेकिन खाना खाते हुए भी विहान को झपकी आ रही थी। उसका फायदा उठाकर महेश ने अपनी प्लेट की एक रोटी उठाकर विहान की प्लेट में डाल दी। मेघा ने घूरते हुए महेश को देखा और बोली, क्या भैया आप भी बच्चे बन जाते हो कभी कभी। महेश ने मुंह पर उंगली रख मेघा को चुप रहने का इशारा किया। मेघा मुस्कुरा उठी। उसने विहान को जगाते हुए पूछा, अरे विहान भैया, आप जाग रहे हैं या सो रहे हैं। विहान हड़बड़ाते हुए उठा और ऐसे खाने लगा जैसे पूरी तरह जगा हो। महेश ने एक निवाला खाते हुए कहा, मैं एक बात सोच रहा था कि इतनी सुबह 4 बजे एक सिक्योरिटी कंपनी को तुम्हारी जरूरत क्यों पड़ी। विहान ने पहले से ही जवाब तैयार कर रखा था। कुछ जरूरी दस्तावेज लखनऊ भेजने थे और वो बहुत अर्जेंट थे और उन्हें चेक भी करना था कि सब सही है ना। मेघा ने विहान की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, बेचारे भैया को नींद भी पूरी नहीं करने दी। महेश और मेघा ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा कर देखा। फिर महेश ने कहा, लगता है हमारे विहान साहब असली दुनिया की नौकरी के लिए तैयार नहीं थे। मेघा हंस पड़ी और हंसते हुए उसने कहा, सारा दिन किताबों में घुसे रहने की आदत थी ना। विहान ने मजाक में दोनों को घूर कर देखा। मेघा ने भी विहान की टांग खींचते हुए कहा, तो अपनी जॉब में पूरे दिन खड़े होकर काम करना पड़ा क्या, तभी थक गए इतना। ये बता दो, आपके लिए खड़े होकर काम करना कितना मुश्किल है। विहान ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सब तुम्हारी तरह नहीं चल सकते। रोज स्कूल के लिए 1-1 घंटे पैदल चलना, सैंडल इतनी बार सिल चुकी है कि अब वो सैंडल रहे ही नहीं। मेघा एक पल के लिए झेप सी गई। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, चलना अच्छी एक्सरसाइज होती है। विहान को लगा उसने कुछ ज्यादा बोल दिया। उसने बात संभालते हुए कहा, लेकिन अगर तुम घोड़ा गाड़ी से जाती तो पढ़ाई के लिए ज्यादा समय मिल जाता। प्लीज अपने लिए एक नया सैंडल ले लो। मेघा ने हंसते हुए कहा, ठीक है, सोचूंगी इस बारे में। मेघा की बात सुन महेश ने हैरान होकर बोला, विहान सुना तुमने, इसने पहली बार हमारी बात मानी है। ये तो जश्न मनाने वाली बात है। वो कुर्सी से उठा और टेबल के चारों तरफ नाचने लगा, या यूं कहें कि अजीब तरह से पैर पटकने लगा। मेघा और विहान हंसते हंसते लोटपोट हो गए। खाना खत्म करने के बाद विहान फिर अपने कमरे में गया और ऐसे सोया कि ठीक अगली सुबह ही उसकी नींद खुली। कुछ दिन यूं ही बीत गए। विहान की पढ़ाई, प्रैक्टिस सब साथ साथ चल रहा था। एक सुबह जब विहान जागते रहो सिक्योरिटी कंपनी पहुंचा, पीछे से मिसेज ओबराय की आवाज आई, विहान 1 मिनट रुकना। विहान ने पीछे मुड़कर देखा। मिसेज ओबराय और रोशनी साथ में थे। दोनों उसके पास आए। मिसेज ओबराय ने सामने आते हुए कहा, विहान मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। विहान ने हैरानी से पूछा, मुझे? मिसेज ओबराय कुछ कहती इससे पहले रोशनी बोल पड़ी, हाँ तुम्हें। क्यों? तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं लगता ना कि कोई खूबसूरत औरत तुम्हें ढूंढ सकती है? विहान थोड़ा झेप गया। रोशनी और मिसेज ओबराय मुस्कुरा उठे। मिसेज ओबराय ने एक लिफाफा आगे करते हुए कहा, मैं तुम्हें यह लिफाफा देने के लिए ढूंढ रही थी। फाइनली तुम्हारे उस किडनैपिंग केस वाले क्लाइंट ने कमीशन का पेमेंट कर दिया है। देर आए दुरुस्त आए। तुम्हें और मुकुंद दोनों को उसका हिस्सा मिलेगा, 40-40 रुपए। ये लो अपना हिस्सा। विहान खुशी से चिल्ला उठा, 40 रुपए? ये तो जबरदस्त खबर है। भले ही 2025 में 40 रुपए एक वक्त के नाश्ते की कीमत ना हो, लेकिन 1925 में इससे लगभग 6 महीने तक का राशन आ सकता था। रोशनी ने विहान को चिढ़ाते हुए कहा, किस्मत हो तो ऐसी। लेकिन विहान का ध्यान तो उस लिफाफे की तरफ था। उसने लिफाफा खोला और उसे दिल से बहुत खुशी हुई। विहान की एक्स्ट्रा कमाई हुई थी, वक्त खाली था और वो जानता था अब उसे क्या करना है। विहान पूरे उत्साह के साथ भविष्यवाणी मंडली पहुंचा। रिसेप्शन पर बैठी महिला ने विहान को देखते ही कहा, हेलो मिस्टर दीक्षित, फिर से भविष्यवाणी करवानी है? विहान चौंक गया कि रिसेप्शनिस्ट को उसका नाम याद था। उसने शालीनता से कहा, आपकी याददाश्त कमाल की है मिस।
वो हल्के से हंसी। अंजलि नाम है मेरा, और बात याददाश्त की नहीं है। आप वो पहले इंसान थे जिन्होंने गिरीश से भविष्यवाणी करवाई थी, इसलिए आपको भूलना मुश्किल है, लेकिन वो आज नहीं आए। विहान ने बात को टालते हुए कहा, आज मैं भविष्यवाणी करवाने नहीं आया हूं, आज मैं इस भविष्यवाणी मंडली का सदस्य बनने आया हूं। अंजलि की आंखें खुशी से चौड़ी हो गई। पिछली बार तो आप फीस सुनकर ही परेशान हो गए थे। विहान ने आत्मविश्वास से अपनी जेब से 30 रुपए निकालते हुए कहा, हाँ, लेकिन इस बार पूरी फीस के साथ आया हूं, ये लीजिए आपकी फीस। अंजलि उन नोटों को ध्यान से देखते हुए बुदबुदाई, असली लग रहे हैं। विहान ने अपनी तरफ से बुरा न मानने की पूरी कोशिश की। अंजलि ने विहान को एक फॉर्म और एक पेन थमाते हुए कहा, आपका स्वागत है हमारी मंडली में, अब आप इस फॉर्म को अच्छी तरह देखकर भर दीजिए। विहान ने फॉर्म भरकर अंजलि को वापस कर दिया। बदले में अंजलि ने उसे एक कड़ा पकड़ा दिया। बधाई हो, अब आप इस भविष्यवाणी मंडली के आधिकारिक सदस्य हैं। विहान ने हैरानी से उस कड़े को देखा जिस पर लिखा था भविष्यवक्ता। अंजलि ने अब एक पैम्फलेट देते हुए कहा, अब आपको इस मंडली की सारी सुविधाएं मिलेंगी, आप क्लासेस भी ले सकते हैं अपनी क्षमताएं सुधारने के लिए। विहान ने अंजलि की बात काटते हुए कहा, शुक्रिया, लेकिन मैं लोगों की भविष्यवाणी देना शुरू करना चाहता हूं। अपनी बात बीच में काटे जाने पर अंजलि ने थोड़ा मुंह बनाते हुए कहा, हम आपका नाम अपनी लिस्ट में जोड़ देंगे, लेकिन हम आपको तब तक सदस्यों को रिकमेंड नहीं कर सकते जब तक आपके पास अनुभव न हो जाए। विहान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, समझ गया, आप अपने लिस्ट में मेरा नाम डलवा दीजिए। अंजलि का अगला सवाल तैयार था, आपकी फीस कितनी रखूं? विहान को गिरीश की फीस की याद आई, जो अभी भविष्यवाणी सीख रहा था। विहान ने उससे इसलिए भविष्यवाणी करवाई थी क्योंकि वो सबसे सस्ता था। विहान ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, मैं 8 आना लेना चाहूंगा, फिलहाल यही कीमत सही रहेगी। अंजलि ने सहमति में मुस्कुराकर सिर हिलाया, फिर उसने अंदर की तरफ इशारा करते हुए कहा, मिस्टर हेमंत दास इस वक्त आंगन में जादुई शीशे वाली भविष्यवाणी की क्लास ले रहे हैं, सिर्फ यहाँ के सदस्यों के लिए। विहान की आंखें फैल गई। वो मन ही मन बड़बड़ाया, जादुई शीशे की भविष्यवाणी तो बहुत खतरनाक हो सकती है, खासकर अगर सही से इस्तेमाल ना किया गया हो तो। विहान को अब लग रहा था कि धर्म के संगठन को पहले ही इस मंडली पर नजर रखनी चाहिए थी। उसने अंदर जाकर देखने का मन बना लिया कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। एक छोटे दरवाजे को पार कर विहान आंगन में पहुंचा। आंगन में उसे एक छोटा सा ग्रुप दिखा जो एक टोपी पहने आदमी को घेरे बैठे थे। वो हेमंत था जो क्लास ले रहा था। ये वही था जिसने कुछ दिन पहले विहान को भविष्यवाणी लेते सुना था। विहान पीछे की लाइन में बैठ गया और हेमंत दास को ध्यान से सुनने लगा, लेकिन वो लेक्चर बहुत ही बोरिंग था। विहान ने सिर खुजाते हुए कहा, मुझे हैरानी हो रही है कि इतने लोग भी इसे सुन रहे हैं। जल्द ही विहान को समझ आ गया कि हेमंत दास एक सुरक्षित तरीका सिखा रहे थे जो देवी देवताओं से जुड़ा था, लेकिन ये सुनिश्चित करने के लिए विहान ने मन में 3 बार ओम का जाप कर अपनी दिव्य झलक को एक्टिवेट कर लिया और हेमंत को देखने लगा। वह आदमी बिल्कुल ठीक लग रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई चिंता उसे घेरे जा रही थी। विहान बड़बड़ाया, उसे किसी चीज की चिंता है, ऐसा लग नहीं रहा है कि ये स्टेज पर बोलने से डरता हो, पता नहीं इससे क्या परेशान कर रहा है। विहान ने कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाई, हर किसी की अंतरात्मा को महसूस करने की कोशिश की। तभी उसकी नजर एक अच्छे कपड़ों में दोस्ताना चेहरे वाले आदमी से मिली। वह आदमी धीरे से पास आया और फुसफुसाते हुए बोला, ताकि हेमंत की क्लास में दखल न पड़े, मेरा नाम संजीव है, आपको पहले कभी यहां नहीं देखा। विहान ने मुस्कुराकर हाथ मिलाया और अपना परिचय देते हुए कहा, हाँ मैं विहान, आज ही जुड़ा हूं मंडली से। संजीव ने हेमंत की तरफ देखते हुए कहा, मैं 1 साल से आ रहा हूं यहाँ, लेकिन मुझे आज भी वो दिन याद है जब पहली बार यहां आया था। फिर उसने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, शुक्र है उस दिन मिस्टर हेमंत नहीं पढ़ा रहे थे, अगर होते तो मैं वहीं सो गया होता। तभी पीछे से किसी के गला साफ करने की आवाज आई। विहान और संजीव दोनों ने मुड़कर देखा, सामने हेमंत था। हेमंत ने कटाक्ष भरी मुस्कान के साथ कहा, क्या मैं आप दोनों को डिस्टर्ब कर रहा हूं? अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप मेरी जगह आकर ये जादू सिखा सकते हैं। विहान थोड़ा झेप गया, लेकिन संजीव आंखें घुमाकर उसे बगल के एक टेबल की तरफ ले गया, जहां वे आराम से बैठ सकते थे और हेमंत की नाराजगी से बच सकते थे।
एक जगह पाकर बैठते हुए संजीव ने विहान से पूछ लिया, तो आप इस भविष्यवाणी मंडली में क्यों आए हैं? विहान ने मुस्कुराते हुए ऐसे जवाब दिया, मुझे हमेशा से भविष्यवाणी में दिलचस्पी रही है, थोड़ा बहुत खुद भी किया है। संजीव ने मुस्कुराते हुए आसपास देखा और फिर कहा, एक छोटी सी सलाह देता हूं जो मुझे काफी देर से समझ आई थी। आप अपनी कीमत मिड रेंज में रखना, ना सबसे कम ना सबसे ज्यादा, क्योंकि ज्यादातर लोग ज्यादा पैसे नहीं देना चाहते और कम वाले पर ज्यादा भरोसा नहीं करते। विहान को उसकी बात सही लगी। तभी अंजलि पास आई और संजीव की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर संजीव, एक सदस्य ने आपको भविष्यवाणी के लिए बुलाया है। संजीव ने विहान को आंखें मारते हुए कहा, देखा मिड रेंज का कमाल। वो खड़ा हुआ, जाते जाते हाथ मिलाकर कहा, अच्छा लगा मिलकर विहान, मंडली में स्वागत है, लेकिन थोड़ा होशियार रहना। जैसे ही संजीव अपने क्लाइंट से मिलने गया, विहान ने अंजलि को रोकते हुए कहा, मिस अंजलि, क्या मैं अपनी कीमत बदल सकता हूं? अंजलि चौंकी, इतनी जल्दी? आपके लिए तो अभी तक कोई क्लाइंट भी नहीं आया है। विहान ने थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहा, हाँ, बस मुझे लग रहा है कि ज्यादा कीमत लगाऊंगा तो शायद लोग ज्यादा आकर्षित होंगे। अंजलि ने ज्यादा भरोसा नहीं दिखाया और कहा, जैसी आपकी मर्जी। वो दोनों साथ में पैसेज की तरफ बढ़े। अंजलि आगे बढ़ चुकी थी और विहान दरवाजे के पास ही था। जाते हुए विहान पीछे हेमंत की तरफ नहीं देख पाया, जो विहान को रहस्यमयी नजरों से एक टक देखे जा रहा था। हाथ में जादुई आईना पकड़े, आज फिर से उस आईने में विहान का चेहरा था। विहान जाते जाते दरवाजे के पास ठिठक कर अचानक से रुक गया। वो अपने कदम तक उठा नहीं पा रहा था। उसे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उसकी आंखें बंद हो गई हो, जैसे वो खड़े खड़े सो गया हो। जब उसकी आंखें खुली, उसने खुद को बनारस की गंगा में पाया। उसकी आंखों में पानी का तेज झटका लगा और आंखें फिर से बंद हो गई। जब उसने दोबारा आंखें खोली, वो 2025 के अपने घर में था। विहान इस सच पर विश्वास करने ही वाला था कि उसने फिर से पलकें झपकाई, और पलकें झपकाते ही विहान का वो घर ताश के पत्तों की तरह ढह गया। विहान ने हैरानी से अपने आसपास देखा। सिर्फ उसका घर नहीं, पूरा शहर एक डिस्ट्रॉयड शहर में बदल चुका था और विहान उन मलबों के पर्वतों के बीच खड़ा था। वो अपने आसपास की स्थिति को समझने की कोशिश कर ही रहा था। तभी अचानक से आए काले बादल ने विहान को घेर लिया। उन बादलों के बीच जोर से बिजली कड़कने लगी थी और बिजली कड़कते ही विहान को दो अजीब सी आंखें दिखाई दी। विहान कुछ समझ पाता इससे पहले उस बादल के अंदर से अजीब सी हंसी के साथ एक डरावनी आवाज आई। तुम्हें क्या लगता है अनंतयामी बनने के बाद तुम मेरा यानी मंदार का मुकाबला कर सकते हो? अरे जो विध्वंस तुम देख रहे हो ना, वही विध्वंस तुम्हें देखने को मिलेगा। तुम अब एक काल चक्र में फंसे हो, जिससे निकलोगे तो सिर्फ मेरी मर्जी से, क्योंकि मेरी नजर तुम पर थी, है और रहेगी। विहान बादलों के पीछे से आई उस चेतावनी से इतना तो समझ गया था कि आगे की उसकी जर्नी अब उसके लिए उतनी आसान नहीं थी, और उस आवाज के पीछे विहान को अपने सामने सबसे बड़ा, या यूं कहें कि सबसे भयानक खतरा आता दिख रहा था। अचानक से उन आंखों से आग की एक रोशनी निकली जो विहान की तरफ बढ़ी। विहान हड़बड़ा गया। उसे सामने अपनी मौत दिख रही थी। क्या करेगा विहान उस आग की रोशनी से बचने के लिए? क्या मंदार सच में वापस आ गया है? क्या विहान इस नई और सबसे बड़ी मुसीबत का सामना कर पाएगा? जानने के लिए सुनिए इस रोमांचक कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।